भी ग्रेविटेशन पढ़ना था। देखो भाई क्या होता है, मैं एकदम सीधे टू द पॉइंट जो फिजिक्स है ना वो पढ़ा रहा हूँ, इसमें स्टोरी स्टोरी कुछ नहीं जा रहा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? क्या होता है, न्यूटन अंकल ने बोला था कि दो मासेस, चाहे वो कोई भी मास हो, जरूरी नहीं उसमें से एक अर्थ है या सन है या मून है, कोई भी दो मास हो, मास m1 और m2 लेट से, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर r है तो क्या होता है, ये दोनों मासेस एक दूसरे को इस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या होगा एक्चुअली, ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है, कोई भी दो मास होता है, मैं यहां बैठा हूं, आप अपने घर में बैठे हो, फिर भी मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं, आप मेरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके बेटा, मेरा ये जो पेन है ये भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। हर एक कोई भी दो मास आप उठा लोगे दुनिया में, यूनिवर्स में, वो दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किन्हीं भी दो मास के लिए ट्रू है ये। न्यूटन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू, जिस एक सेंटेंस जिसने ऐसे फ्रेम किया था, ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स, ऑल द बॉडीज। ठीक है, पहले फिजिक्स के लॉज ऐसे नहीं हुआ करते थे। पहले फिजिक्स के लॉ कैसे हुआ करते थे कि देखो पानी नीचे गिरता है, पानी के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, बट ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स, इस तरीके का सेंटेंस न्यूटन से पहले किसी ने बोला ही नहीं। करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, सो न्यूटन ने क्या बताया कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स, कोई भी दो मास आप ले लोगे m1 m2, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स लगेगा। ये फोर्स कितना होगा? सो दिस फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू m1, it will also be proportional to m2, and it will be proportional to 1 by r square। हमने इन तीनों को जोड़ा तो हमें क्या मिला? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। सो हमें क्या लॉ मिला? दिस इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, उसको बोल देते हैं g m1 m2 बाय r स्क्वायर। इतना फोर्स किसी भी दो बॉडीज के बीच में एक्ट करता है। ठीक है, ये जी क्या है? जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था वो जी क्या है? इसको हम कहते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ध्यान रहे, ये जो कैपिटल जी है ना, ये स्मॉल जी नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है मैं ये भी बता देता हूँ। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ऐसा यूनिट। अब ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो, जी की यूनिट निकालनी ना, जी क्या है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और ये मास दोनों नीचे चले जाएंगे तो अपॉन केजी स्क्वायर, है ना? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके बेटा, सो ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है। ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल जी पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा। कोई भी दो बॉडीज ले लीजिए, सेम है इसकी वैल्यू। क्या है? 6.67 इंटू 10⁻11। ये नंबर आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, दुनिया में 4 फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स हैं, उनमें से एक है ये। ठीक है, सिर्फ 4 ही फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स। तो आपका शायद स्पीकर अलग है और मेरी आवाज़ आपके यहाँ से बार बार वापस आ रही है सुहाना। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। सो कैपिटल जी कितना है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके बेटा, कॉपी हो गया? Sir, please wait. ओके ओके।
आर की जगह टी भी ले सकते हैं क्या? डिस्टेंस। सर हम तो आर की जगह टी भी तो लिख हाँ सकते हैं बिल्कुल लिख सकते डिस्टेंस। हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर डन। बट डिस्टेंस के लिए हम लोग जनरली आर यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या हो रहा है। हमने कहा कि दो बॉडीज के बीच में फोर्स कितना लगता है सर, ये लगता है G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जहाँ G आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 मासेस हैं, r दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस है। पर आपको एक चीज बताता हूँ, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, हालांकि ये इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है आपको ज़्यादा, बट फिर भी दिस इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मासेस। सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। मतलब कि सोचिए, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास कुछ साइज और शेप है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, आपने बोला सर दोनों के बीच में फोर्स लगेगा Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब आर किसको लूँ, दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस, तो कौन सा डिस्टेंस लूँ मैं सर, मैं आर इसको लूँ या मैं आर इसको लूँ, या मैं आर ऐसे लूँ? समझ रहे हो बात को? समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? यस Yes, सर। sir. यस सर। इसलिए दिस इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मासेस अपॉन किसका स्क्वायर करोगे अदरवाइज, राइट। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मासेस, ठीक है, कॉपी कर लो। सर आप पिछले वाला पे से एक बार दिखाएंगे? सर पॉइंट मासेस मतलब क्या है? बताते हैं। यस सर डन। देखो, पॉइंट मासेस का मतलब वैसे तो होता है एकदम छोटा मास, मतलब एकदम ऐसा मास जो एकदम बस जिसका साइज और शेप है ही नहीं, बट प्रैक्टिकली पॉइंट मास नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। तो पॉइंट मास से हमारा मीनिंग ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज डिस्टेंस के मुकाबले बहुत छोटा होना चाहिए, ओके। ऑब्जेक्ट का साइज डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए, जिससे कि आपका इनमें से सारे ये सारे के सारे आर जो है ना ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए, ठीक है बेटा। बढ़े आगे। सर हाँ, सर हम यहाँ f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर लिख रहे हैं, सिर्फ r क्यों नहीं लिख? ये होता है, ये लॉ है, ठीक है। ये हमें न्यूटन अंकल ने बताया है, ओके, ये डेरिवेशन नहीं है। यस चलो अब देखो, फोर्स प्रोपोर्शनल टू कितना है, फोर्स इज इक्वल टू Gm1 m2 का आर स्क्वायर है, ओके। अब देखो जरा, मैंने बोला सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, बट ये जो फॉर्मूला है इट कैन बी अप्लाइड, वैसे वैलिड सिर्फ किसके लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, पर हमने देखा कि इट कैन बी अप्लाइड फॉर spherical bodies as well। मतलब कि एक ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, आप बस दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। बट सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के लिए ही वैलिड है ये, और किसी चीज के लिए वैलिड नहीं है, ओके बेटा, ओके। और किसी जगह पे अगर तो आपको सर अगर कोई रैंडम शिप का चीज ले ले तो मतलब दो वो चीज ले ले तो उसके बीच में ग्रेविटेशन नहीं है, ये बोलना चाहते ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये फॉर्मूला सही नहीं है, ओके। तो सर उसको कैसे निकालेंगे हम लोग, मतलब उस वाले फोर्स को? उसको निकालने का तरीका होता है, लंबा तरीका होता है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ उसका, क्योंकि उसको वो सिलेबस में नहीं है। पहले जो बता रहा हूँ उसको सुन लो, उसके बाद लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। तो दो स्फेरिकल बॉडीज के बीच में फोर्स कितना होता है, तो इस फॉर्मूले से मिलता है। अट्रैक्शन हर दो बॉडीज के बीच में होता है, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला लगाते वक्त दिक्कत ये कि आप आर की जगह क्या पुट करोगे, है ना।
हाँ, पॉइंट बॉडीज के लिए वैलिड है। पॉइंट बॉडीज का मतलब वो बॉडीज जिनका साइज आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो, आपने कहा सर पिछला वाला पेज दिखाना। हाँ सर, हो गया। आपने कहा कि सर अगर मैं रैंडम शेप की बॉडीज ले लूं, अगर मैं रैंडम शेप की बॉडीज ले लूं तो उनके बीच में फोर्स कैसे निकालूं। तो बेटा बात यह है कि कोई भी रैंडम शेप का जो ऑब्जेक्ट है वो अल्टीमेटली बना तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से ही है ना, आया ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही बना है ना, छोटे छोटे मासेस से ही बना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर Yes, एक sir. इसके हर एक छोटे मास की वजह, हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की वजह से, इस बॉडी के हर एक पॉइंट मास की वजह से इस बॉडी के हर एक पॉइंट मास पे फोर्स निकालते हैं। इफेक्टिवली ये करते हैं। उसका करने का तरीका इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जैसा आपको लिखने में लगेगा, पर इसके हर एक पॉइंट मास की वजह से इसके हर एक पॉइंट मास से फोर्स निकालते हैं, उनको ऐड करते हैं, तो इस पॉइंट मास की वजह से इस पूरी बॉडी पे फोर्स निकल गया, हाँ या ना, निकला। सेम काम हम इस ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट मास के लिए करेंगे। मतलब इस पॉइंट मास की वजह से सब पे फोर्स, प्लस इस पॉइंट मास की वजह से सब पे फोर्स, प्लस इस पॉइंट मास की वजह से सब पे फोर्स, एंड सो ऑन, सारे के सारे पॉइंट मासेस की वजह से इसके सारे के सारे पॉइंट मासेस के ऊपर फोर्स निकालेंगे और उन सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे, तब जाके हमें नेट फोर्स मिलेगा। ठीक है बेटा, समझ में आया कुछ? दिखने में थोड़ा Yes, sir. दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, जितना कॉम्प्लेक्स है उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि सर इतनी मेहनत कौन करेगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है अभी? Yes, sir. Yes, sir. ये सिलेबस में नहीं है, इसको सॉल्व करने का प्रॉपर प्रोसेस होता है, अच्छी खासी उसमें मैथ्स लगती है, बट जितना कॉम्प्लेक्स ये आपको अभी दिख रहा है उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। डोंट वरी, आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। चलो, तो न्यूटन अंकल ने ऐसा कहा कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स एक्ट करता है। अब देखो, हम अर्थ के ऊपर हम बैठे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट बैठा है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, अर्थ एक स्फेयर है इसलिए उसको उसके ऊपर हमारे पास स्फेयर के लिए हमारा फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं है? अर्थ का मास लेट से m है, अर्थ का रेडियस Yes. लेट से r है, ये अर्थ है। और मैंने क्या किया है, इसके ऊपर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है। छोटा सा ऑब्जेक्ट मतलब ये तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है सोचा जाए तो, क्योंकि अर्थ ऑलरेडी काफी बड़ा है, उसके ऊपर अगर दिख भी रहा है उसके डायग्राम में कोई ऑब्जेक्ट तो ये बहुत बड़ा है ना, है ना? हाँ सर. चलो, तो ये अर्थ के ऊपर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगी अर्थ ये हमें पता लगाना। तो देखो, जनरल ऑब्जेक्ट्स, हम ये जनरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, आपके और मेरे ऊपर अर्थ कितना फोर्स लगा रही है इस बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग अर्थ के मुकाबले बहुत छोटे हैं, हमारा साइज इस रेडियस के मुकाबले बहुत छोटा है ना, है ना? सर सो हमको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है, कि नहीं? Yes, sir. तो अर्थ हमें नीचे खींचेगी, हम अर्थ को ऊपर खींचेंगे, दोनों फोर्सेस ऑब्वियसली इक्वल होंगे। क्यों? न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात है। और ये फोर्स कितना होगा? तो ये फोर्स होगा क्योंकि अर्थ स्फेयर है इसलिए अर्थ के ऊपर फॉर्मूला काम करेगा, और क्योंकि हम इफेक्टिवली इस रेडियस आर के मुकाबले बहुत छोटे हैं, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में हमारा साइज बहुत छोटा है, इसलिए हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे, इसलिए हमारे लिए भी फॉर्मूला वैलिड है। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत? यस सर। दैट इज इक्वल टू m टाइम्स जी कैपिटल M बाय आर स्क्वायर, आया ना? राइट? Yes, sir. Yes, sir. यही क्वांटिटी आपकी स्मॉल जी है, क्योंकि इसमें देखिए कैपिटल जी क्या है? अर्थ का मास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m क्या है? अर्थ का मास। और r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर ये सारी चीजें कांस्टेंट है,
तो अर्थ के सरफेस के लिए ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसको हम लोगों ने स्मॉल जी बोला। स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई दिक्कत? बोलो। No, sir. No, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. ध्यान दीजिएगा, स्मॉल जी कितना होता है सर? ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी अलग है, यूनिट भी अलग है। इसको कैपिटल जी से कंपेयर ना करें। स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक रिलेशन होता है, क्या? स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No, sir. सर वो लास्ट लाइन और एक को समझा दीजिए ना। सर वो लास्ट लाइन और एक को समझा दीजिए ना। बता रहे हैं, देखो ये जो स्मॉल जी है ये बेसिकली क्या है? कैपिटल, यहाँ जो क्वांटिटी बनी है ना कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, इसको हम लोगों ने स्मॉल जी कहा है, ठीक है? इसी क्वांटिटी का नाम हमने स्मॉल जी दिया है। ये अर्थ के सरफेस पे हर जगह कांस्टेंट क्यों रहती है? क्योंकि अर्थ के सरफेस के आसपास कैपिटल जी तो पूरी दुनिया में कांस्टेंट है, कैपिटल एम अर्थ का मास है वो तो कांस्टेंट ही है, और अर्थ के सरफेस के आसपास रहोगे तो कैपिटल आर भी कांस्टेंट ही है, राइट? यस सर। तो इसलिए ये क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, बट ये क्वांटिटी ऑब्वियसली कैपिटल जी से अलग है। स्मॉल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर के बराबर है। हाँ, ओके सर। आगे बढ़े। Yes, sir. देखो थोड़ा सा ना कुछ नंबर्स याद रख लो। कैपिटल जी क्या है? सर कैपिटल जी होता है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। क्या था इसके आगे? राइट। स्मॉल जी क्या है? सर ये तो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है? सर ये कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ है। आपको रेडियस ऑफ अर्थ भी याद रखना चाहिए, कितना होता है ये? अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर, ठीक है? एक्चुअली अर्थ परफेक्ट स्फीयर है नहीं, तो अलग अलग जगह पे इसकी वैल्यू भी थोड़ी बहुत वेरी करती है। 6.36 के आसपास एवरेज आता है, ठीक है? उसको हम लोग 6.4 लिख दिए, ठीक है बेटा? ओके सर। Okay, sir. सो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर। इतना इस रेडियस का अर्थ होता है हमारा। और क्योंकि इतना ज़्यादा है, इसके अगर आप 10 मीटर ऊपर चले जाओ, 10 मीटर नीचे चले जाओ, तो हम ऑलरेडी देखा जाए तो 40-50 किलोमीटर का तो अप्रॉक्सीमेशन ऑलरेडी लगा चुके हैं इस नंबर में, है ना? है ना? हाँ, sir. आप अगर 10 मीटर 20 मीटर ऊपर जाए तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? अप्रॉक्सीमेशन से कम में हो आप, है ना? चलो, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8 किलोमीटर। वो भी अप्रॉक्सीमेशन के अंदर नहीं आ रहा, राइट? राइट और रॉन्ग? यस सर। इसलिए कहते हैं अर्थ के सरफेस के आसपास स्मॉल जी कांस्टेंट है, क्योंकि कैपिटल आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, ठीक है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हमारा अगला टॉपिक है वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विथ हाइट above Earth's surface। स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाइट के साथ कैसे वेरी करेगी, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है बेटा? तो सोचो, ये अर्थ है जिसका रेडियस है r, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट ऊपर है, ठीक है? इसका मास है स्मॉल m, अर्थ का मास है कैपिटल M। तो क्या होगा? अर्थ इसको अपनी तरफ पुल करेगा,
by a force F, and this force F will be equal to what? सर ये हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर. यस और नो? बोलो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर मैं इसको ऊपर नीचे R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि सर ये क्वांटिटी तो हो गई अपनी स्मॉल जी अर्थ के सरफेस पर, सॉरी स्मॉल एम जी, है ना? सॉरी मैं थोड़ा जल्दबाजी कर गया, ये बाद में करना था मुझे. इनफैक्ट ये पूरा ऑपरेशन बाद में करना था. तो स्मॉल एम के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो स्मॉल जी है ना? देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ स्मॉल जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर. कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. अब मैं इसको ऊपर नीचे कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या कहूंगा, सर ये वाली जो क्वांटिटी है ये हो गई है मेरी स्मॉल जी नॉट, है ना? अर्थ के सरफेस का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? सो दिस इज जी नॉट टाइम्स आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर. दिस मीन्स जी इज इक्वल टू जी नॉट मतलब अर्थ का सरफेस पे इंटू आर स्क्वायर को मैं नीचे ले जाऊंगा तो 1 बाय अंदर गया तो 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नो सर। जी नॉट क्या है? अर्थ के सरफेस पर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो जैसे जैसे स्मॉल एच इंक्रीज होगा डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, स्मॉल जी डिक्रीज होगा. जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है. बट जनरली हमारी ये जो हाइट है एच, इट इज वेरी वेरी लेस देन आर, है ना? क्योंकि हाइट आर से बहुत छोटी है, ये क्वांटिटी 1 से बहुत छोटी है. 1 प्लस ये ऑलमोस्ट 1 है और 1 का स्क्वायर भी ऑलमोस्ट 1 ही रहेगा, राइट? सो स्मॉल जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, बहुत स्लोली वेरी करता है. हाँ, अगर हम लोग बोले कि नहीं बताओ अर्थ के सरफेस से आर हाइट ऊपर, तो क्या होगा? यहाँ एच की वैल्यू आर डालो तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो जी नॉट बाय 4 हो जाएगा. तो मतलब आप अगर अर्थ के सरफेस से 6400 किलोमीटर की हाइट पे चले जाते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? जी नॉट बाय 4. कोई दिक्कत? मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.45 आप मीटर. जी नॉट को किसके लिए रिप्लेस किए हैं? क्या? ये जी नॉट है बेटा, ये जो मैंने बनाया ना यहाँ पे एनवेलप, जी एम बाय आर स्क्वायर को मैंने जी नॉट बोला है. ठीक है? अर्थ के सरफेस पे तो यही था ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसी को मैंने जी नॉट कह दिया. ठीक है? तो अगर आप अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट पे चले जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ दैट ऑन द सरफेस. ओके बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ गया सर. ओके सर. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. Sir, please wait. हाँ सर, हो गया. वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विथ डेप्थ.
ये अर्थ का रेडियस है, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस है आर। और हमने क्या किया, अर्थ के सेंटर, अर्थ के सरफेस से हम लोग अंदर के बारे में बात कर रहे हैं। कितना अंदर, तो सर h हाइट अंदर के बारे में बात कर रहे हैं। सर यहाँ पहुंचे कैसे, तो गड्ढा खोद के, माइन से ही। ओके बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो यहाँ पर जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है ना, वो मैं सीधे लिख रहा हूँ क्योंकि उसका डेरिवेशन अपन को नहीं आता। दिस स्मॉल जी इज इक्वल टू जी नॉट इंटू 1 माइनस h बाय आर। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप इस डिस्टेंस को अगर आप x बोल दो, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस को अगर आप x बोल दो, तो स्मॉल जी और x के बीच का एक रिलेशन होता है। क्या है रिलेशन? सर ध्यान दीजिएगा, सेंटर पे स्मॉल जी 0 होता है। सोचिए, अगर आप अर्थ के सेंटर पे हो तो आपके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, बताइए तो किधर लगेगा? जितना मास राइट में उतना मास लेफ्ट में है, तो राइट और लेफ्ट का फोर्स बैलेंस। जितना मास ऊपर है उतना ही मास नीचे, तो ऊपर नीचे का फोर्स बैलेंस। जितना फोर्स आपके पीछे उतना ही फोर्स आपके आगे है। हर जगह, हर डायरेक्शन में सेम मास है ना। तो हर डायरेक्शन का फोर्स बैलेंस हो जाएगा, तो सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, 0 होगा, राइट? यस सर। Yes, sir. फिर आप जैसे जैसे अर्थ के सेंटर से दूर जाओगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज करता है। मैक्सिमम होता है कहां पर, सरफेस पर। और उसके बाद फिर से ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, कुछ ऐसा। 0 कभी नहीं होता, क्योंकि कितना भी दूर चले जाओगे अर्थ कुछ ना कोई फोर्स तो लगा ही रहा होगा, राइट? है ना? सो ये आपका इस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरी करता है। अंदर का फॉर्मूला ये रहा, अंदर मतलब अगर आप डेप्थ h पे बात करें तो ये रहा फॉर्मूला, और अगर आप हाइट h पे बात कर रहे हो तो ये रहा फॉर्मूला। ओके, सर एक्स क्या है? क्या सर एक्स। x बेटा, मैंने ध्यान दीजिए डायग्राम में बनाया ना, उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस। जिस भी सर पॉइंट पॉइंट से। जिस भी पॉइंट ए पे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हो, उस पॉइंट ए का सेंटर से डिस्टेंस x है। ओके बेटा, यस सर। हालांकि ये ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने ऐसे ही बताया। डन, चलो। सो वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी हम लोगों ने देख लिया। अगला टॉपिक क्या देखेंगे? कुछ बच्चा क्या? हाँ, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है? इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, हर जगह सेम होता है। एंड स्मॉल जी may vary from place to place। ओके बेटा,
कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. No, sir. कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है सर? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 क्या सर? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। स्मॉल जी कितना होता है सर? स्मॉल जी सिंपली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अर्थ सरफेस। बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, है ना? नेक्स्ट डिफरेंस, कैपिटल जी इज, अच्छा पहले स्मॉल जी देख लो। स्मॉल जी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लैनेट्स। अलग अलग प्लैनेट्स पे स्मॉल जी की वैल्यू अलग अलग होगी, पर कैपिटल जी विल बी सेम एवरीवेयर। किसी प्लैनेट पे चले जाओ, स्टार पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कैपिटल जी सेम रहेगा। ओके बेटा, ये हुआ आपका मेन डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ओके, Yes, sir. दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है ही नहीं, डिफरेंस जबरदस्ती डिफरेंस लिखने पड़ रहे हैं क्योंकि दोनों का सिंबल स्मॉल जी है। सिमिलैरिटी क्या ही है दोनों में? कुछ है क्या सिमिलैरिटी? कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. बढ़ू आगे। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, ये आपको ऑलरेडी पता है पर आप लोगों के सिलेबस में बुक में लिखा हुआ है इसलिए बता दे रहा हूं मैं। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट क्या होता है, बता सकते हो आप लोग? पता है कि नहीं पता आप लोगों को? सर मास अर्थ में मतलब क्या बोले, उसके अंदर जितने चीजें हैं उसको बोलते हैं, और वेट बोलते हैं जो ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी जैसे उसको खींचता है अर्थ की तरफ, उसको बोलते हैं। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, और वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? है ना बेटा? Yes, sir. Sir. Yes, sir. उसके बाद Scalar quantity है. ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम ऐसा यूनिट, और इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। Newton. क्योंकि मास है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेट क्योंकि फोर्स है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हालांकि हमेशा नीचे रहती है इसलिए ज़्यादा वेक्टर का इसमें कुछ यूज़ खास पड़ता नहीं है, ठीक है? और अच्छा, ये डिफरेंस हमें पिछले यहाँ पे भी लिखना था। स्मॉल जी कैसी क्वांटिटी है? दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि एक्सेलरेशन है ना ये, एंड कैपिटल जी क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी। ओके, कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, और कोई डिफरेंस? सर मास हर जगह पे कांस्टेंट रहता है लेकिन वेट चेंज होता है। इट इज सेम everywhere, and because weight is equal to mg, mass is same everywhere but small g varies, so it varies with small g, that is it's different at different places, है ना? अब Yes, sir. अगर जबरदस्ती 5 पॉइंट बोल दो तो 1 पॉइंट ये लिख देना। इट इज सेम ऑन ऑल प्लैनेट्स
जबकि वेट का क्या होता है, इट इज डिफरेंट एट अगर आप उसी मास को, उसी ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरी किसी और प्लैनेट पे ले जाओगे तो वेट बदल जाएगा, बट मास सेम रहेगा। डिफरेंट एट डिफरेंट planets. In fact, weight on moon is equal to 1/6 times weight on earth. अब मुझे मालूम है आप बोल सर मून पे प्लैनेट नहीं है, कोई बात नहीं, अलग जगह तो है ना। तो अगर मून के ऊपर वेट निकालोगे किसी भी ऑब्जेक्ट का तो अर्थ के कंपैरिजन में वो 1/6 होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होती है। कोई दिक्कत है? नो सर। कॉपी कर लो। सर आपका स्क्रीन हेजी आ रहा है। अभी हुआ है कि पहले से हो रहा है? नहीं सर, क्लियर ही सर सही है। सर मेरे में क्लियर। समझ में आया अभी तक सब कुछ? यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते। तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह के बारे में बात करते हैं वो खत्म हो चुका है। एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी की बुक में और इनफैक्ट जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं उसमें फ्री फॉल वाले जो क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने मोशन इन वन डायमेंशन में किए थे वो इसी चैप्टर में है, ठीक है ना? तो Yes, sir. वो जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो तो थे ही वहाँ पे। मैंने वहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर होता है वो वाले क्वेश्चंस भी मैंने उसी चैप्टर में कंप्लीट कराए थे ना। यस यस सर। सर। इस चैप्टर में आपके एनसीईआरटी में और जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं उसमें ये पोर्शन इस चैप्टर में है, तो आप उसके न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो। आपका होमवर्क फ्री फॉल वाला, वो क्या बोलते हैं, फ्री फॉल, मतलब जब एक्सेलरेशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, इसका अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है तो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है बेटा। एक बस ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, सिलेबस में तो शायद नहीं है आपके, पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल करता है तो उसको वो ऑब्जेक्ट अपने आप को वेटलेस पाता है। क्या उसको क्या लगता है कि मैं वेटलेस हूँ। ओके बेटा, समझ में आया? सर बोलिए। सर क्यों वेटलेस पे हो जाता है, फील करते हैं? इसका फंडा बेटा क्लास 11th में, अभी नहीं बता पाऊंगा। उसमें स्यूडो फोर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट लगता है, फोर्स के अलग कॉन्सेप्ट हैं उसमें, उस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता, उसके पास अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसका अभी भी वेट होता है, बट उसको लगता है कि वो वेटलेस है, ठीक है? यस सर। समझ में आ गई बात? सो वो क्यों होता है, क्या होता है, इसके लिए लंबी वो समझाने जाऊंगा तो 2 क्लास का तो वही टॉपिक, मतलब अगर जीरो से समझाना चाहूंगा। क्लास 11th में क्या है, उसका छोटा सा पोर्शन मोशन में शुरू खत्म होगा, कुछ छोटा पोर्शन कहीं और कवर होगा, पर अल्टीमेटली उसको बताने में टाइम नहीं लगता। तभी बताने में, उसी चीज़ को समझाने में मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे पूरा, अगर अच्छे से समझाऊंगा तो। सो
एक्सेलरेशन जो है, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे, वो आपका होमवर्क है। ओके बेटा, वैसे मैंने सोचा था आज यहीं तक पढ़ाने का, क्योंकि इसके आगे का जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा प्लानिटरी मोशन है। ठीक है, तो ये प्लानिटरी मोशन मैं नेक्स्ट क्लास में ही लूंगा। अभी मैंने बोला था ना आप लोगों को जिसको डाउट पूछने हो पूछ ले। तो डाउट भेज दो, मैं डाउट का आंसर दे दूंगा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, इसके बाद सिर्फ डाउट डिस्कशन होगा।